हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज कि हम जो बच्चों को पर्यावरण ज्ञान दे रहे हैं ये हम बच्चों को इतनी छोटी एज से क्यों दे रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चीजें हमें बच्चों को जो एनवायरमेंट के बारे में सिखानी चाहिए और इससे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, यूपीटेट या किसी भी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर पूरी देखिए, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। स्पेशली आज हमारा फोकस होगा कि हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक टॉपिक, एक चैप्टर होना, एक सब्जेक्ट बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसके थ्रू बच्चे को किस तरह की नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारी फिजिकल चीजें और कुछ बायोलॉजिकल चीजें। फिजिकल मतलब कि जैसे जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। हमारे आसपास के लोग, ये सब भी बायोलॉजी में आते हैं। तो इस चीज का हमारी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी डेवलपमेंट पे, हमारे सर्वाइवल पर इसका क्या फर्क पड़ता है, और ह्यूमन बींग्स का मतलब इन सब चीजों से ह्यूमन बींग्स का क्या रिलेशन है, क्या तालमेल बैठता है और ये क्यों जरूरी है, इस चीज के बारे में जो भी हम जानते हैं उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट। ये सब चीजें एनवायरमेंट के तहत आती है। अब जैसे कि हमने बात करी, एनवायरमेंट जो है दो चीजों से मिलकर बना है, फिजिकल एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। जो पर्यावरण है, हमारे आसपास कुछ चीजें फिजिकल है जो कि हमारी, जिसको हम जनरली बोलते हैं एबायोटिक। ये भी टर्म्स हमारी यूज होती है, बायोटिक और एबायोटिक। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम एबायोटिक भी बोलते हैं और जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इसको हम बायोटिक भी बोलते हैं। बायो, बायोलॉजिकल, बायोटिक, ये बायो शब्द होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, जो भी चीजें सांस लेती है, जो भी चीज जिंदा है, उन चीजों से रिलेटेड। और जो चीजें जो सांस नहीं लेती, जिंदा नहीं है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, उन चीजों के बारे में जब भी हम बात करें तो वो होता है या तो एबायोटिक या फिर फिजिकल। टर्म्स सेम है लेकिन हम उसके लिए जो है टर्म्स डिफरेंट है लेकिन इन सबका मीनिंग सेम है। बायो से रिलेटेड जो बायो, बायोटिक, बायोलॉजिकल, ये सब लिविंग चीजें हैं और नॉन लिविंग चीजों के लिए हम टर्म यूज करते हैं फिजिकल या फिर एबायोटिक। अब देखिए, जो फिजिकल चीजें हैं वो होती है जैसे कि लिथोस्फीयर, हमारी अर्थ, हमारे फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर जो बहुत ही डिफरेंट तरह के मौसम है, चाहे उस कहीं की मिट्टी डिफरेंट है। तो ये सारी जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल फीचर्स जो हमारे अर्थ के, हमारे वो सारी चीजें आती है फिजिकल एनवायरनमेंट है। हाइड्रोस्फीयर, वाटर से रिलेटेड चीजें, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट है। जबकि बायोलॉजिकल में आता है फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फौना मीन्स फ्लोरा इज प्लांट्स एंड फौना इज एनिमल्स। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो हम ये एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं या जो भी हम इसके बारे में जानते हैं, इस चीज का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है या हमारे लिए एनवायरनमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज तो है कि इससे हमें अलग अलग चीजों की नॉलेज मिलती है, जैसे कि हम क्या खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, ये पानी कहाँ से आता है, हमारे आसपास की हवा कैसी है। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है, जो कि हमारी लाइफ की एक नेसेसिटी है, बहुत बेसिक नेसेसिटी है कि हवा, पानी, ये सब चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बिना इसके हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज देता है। दूसरा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे आसपास जो भी अलग अलग हमारे जो इन्वायरमेंट है, इसमें अलग अलग जो है इकोसिस्टम्स है। इकोसिस्टम्स मींस अलग अलग, एक तरह से समझिए अलग अलग सिस्टम है जो कि काम कर रहे हैं। इन सबका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है और इन चीजों का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर सपोज कीजिए कि हमारे आसपास एक जो है, हमारे आसपास मतलब एक होती है वाटर साइकिल, ये इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर ये वाटर साइकिल एक तरह से रुक जाएगी बीच में तो इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वाटर साइकिल जो है सही तरीके से जो है ये प्रॉपर वे में जो है कंटिन्यू रहे, तो इस चीज को हम कंजर्व कैसे करेंगे कि हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब ना हो। तो ये अलग अलग चीजें जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हमारे इन्वायरमेंट में जो बैलेंस मेंटेन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, उस चीज को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है ये हमारी ईवीएस की नॉलेज। जो भी हमारी नॉलेज है, इसी के थ्रू हम इन चीजों को जो है बेटर वे में समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हमें नेसेसरी स्किल्स वो प्रोवाइड करती है जिससे कि हम अपने आसपास जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से जो है एनालाइज कर सके और उसके हम सॉल्यूशंस निकाल सके कि हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके क्या क्या ऑप्शंस है, कि क्या क्या हम ऑल्टरनेट वेज में उस चीज को कर सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट को उससे कम नुकसान हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा इतने सालों में काफी ऐसी चीजें, काफी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंच रहे हैं। जैसे कि हमारा जो है पानी, हमारा धीरे धीरे जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारा डिक्रीज होते जा रहा है। तो पानी की समस्या काफी जगह है अभी भी, जो हमारे सिर्फ भारत की ही बात कर ले तो इंडिया में ही हमारे काफी ऐसी जगह जहाँ पे की जो है सूखा रहता है, जहाँ अकाल जैसे स्थिति रहती है, लोगों को पानी तक, पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पाता। इसी तरह से पॉल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे प्लेनेट पे हमारी लाइफ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इन चीजों से हम किस तरह से ऐसी प्लानिंग करें हम कि इन सब प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सके। अगला है कि जो हमें वो बच्चे को स्पेशली, कि एक छोटी ही एज से बच्चे को जो है अलग अलग चीजों के बारे में ऐसी नॉलेज देती है कि बच्चा धीरे धीरे करके फिर सोसाइटी का एक बेटर इंसान बन सके, सोसाइटी को बेटर वे में वो जो है एक योगदान ऐसा दे सके, कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। और है कि जैसे कि हमारा आपको पता ही है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम काफी सारी चीजें पढ़ते हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे खान पान के बारे में, हमारे आसपास मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में। तो इन सब चीजों को पता है कि ये सब चीजें हमारी एग्रीकल्चर में बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा हमें खाना प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, खाना हमें नहीं मिलेगा, खाने के बिना हमारे लिए जो है जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। तो वो खाना कहाँ से आता है, उसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी है और उन चीजों को किस वे में हम बेटर कर सकते हैं। जिसकी पहले पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो भी किसान थे वो हाथ से ही पूरे खेत की जुताई करते थे, खेत को जो है उसमें फसल बोते थे। बट अब जो है काफी टेक्नोलॉजी के वजह से जो है काफी चेंजेस आ गए कि अब नई नई मशीनरीज आ चुकी है कि जो है फील्ड को खोदने के लिए, उसमें बीज डालने के लिए, जो इवन जो फसल आ जाती है फसल को भी जो काट छाट करके उसको अलग अलग करने के लिए, काम के फायदे जो अच्छी चीजें हैं हमारे सेहत के लिए उन चीजों को अलग करने, और जो बेकार है, जो भूसा जो बच जाता है उन चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारी चीजें आ चुकी है। तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है एग्रीकल्चर है जैसे, या और भी जितनी भी चीजें, तो इसको सस्टेनेबल वे में, जिससे कि जो है हमारे वातावरण को भी नुकसान ना हो और हम इंसानों को जो भी चीज की जरूरत है वो हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहे। तो एक सस्टेनेबल वे में हम कैसे जो अपनी लाइफ जी सकते हैं इस चीज के बारे में भी हमें अवेयर कराती है। तो ये सब थे हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानने के फायदे, कि हमें क्यों अपने आसपास के वातावरण के बारे में पता होना चाहिए। ये सब हमने अभी तक जाना कि सबसे पहले तो हमें वो अपने आसपास की जो हमारी बेसिक लाइफ नेसेसिटीज है उनके बारे में नॉलेज मिलती है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में जो हमारी हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, हमें एक बेटर इंसान बनाता है ताकि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कर सके, और साथ ही साथ हम एक सस्टेनेबल वे में अपनी लाइफ को जिए जिससे कि ना तो हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे कार्यों से कोई नुकसान हो और हमें अपने वातावरण का ज्यादा से ज्यादा फायदा भी मिल सके। ये हमारे थे इसके ये सब पढ़ने के फायदे। अब हमारा ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि जो है हमारा क्या क्या अलग अलग फील्ड है जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में हम जानते हैं, तो किस किस फील्ड में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्स की सस्टेनेंस और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कि हम जो भी हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में हम जो है बेटर वे में जान सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है कि इंडस्ट्रीज में हम किस तरह से जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज की नॉलेज को इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करें ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाए। नेक्स्ट है रिसर्च और डेवलपमेंट में कैसे वो हमारी हेल्प करता है और हमारी ह्यूमन हेल्थ में इसका क्या इफेक्ट है, सैनिटाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज की नॉलेज, और एक सोशल डेवलपमेंट। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम किस किस एरियाज में इन्वायरमेंटल स्टडीज की हेल्प से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये वो सारे एरियाज हैं। सबसे पहला था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेन करना और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हमारे आसपास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है आपको पता है कि ये लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एंडलेस रिसोर्सेज है तो हम जितना मर्जी यूज करते जाए और वो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो हमारे आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम किस तरह से यूज करें कि वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी उस चीज का फायदा होते रहे। ऐसा ना हो कि भाई जो अभी हमने उन रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर लिया कि कुछ सालों बाद वो रिसोर्सेज खत्म हो गए, हमारे आगे आने वाली जनरेशन उन चीजों को कभी महसूस ही ना कर पाए, उन चीजों को कभी देख ही ना पाए। तो इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट को एक इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, कि जैसे पॉल्यूशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ये जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्ट हो रहे हैं। हमारी एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, और क्योंकि पॉल्यूशन इतना है जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, हमारी एयर क्वालिटी दिन पर दिन जो है बेकार होते जा रही है। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसपे हमारा बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इफेक्ट है। अब इस चीज को हम सुधारे कैसे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो सब चीजें हमें पता चलती है इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू। हम अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, आपको पता होगा कि जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, तो इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करना है ताकि जो है ये चीजें हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो वो सब चीजें भी हम जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज के थ्रू ही जानते हैं, और हम इसी चीज पे जो है आगे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बेटर वे में। अगला था हमारा इंडस्ट्रीज, कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्रीज लगी हुई है, इन सब से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रही है। आप सब जानते हैं कि हवा में जो है बेकार जो है पॉल्यूशन, स्मॉग जो है डाला जा रहा है। ऐसा स्मोक जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, जो कि हमारे चिमनी फैक्ट्रीज में जो चिमनी लगी होती है उनके थ्रू जो है हमारे इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है। हमारी एयर क्वालिटी जिसकी वजह से खराब हो रही है, या फिर फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत सारी जगह जो है पानी में डंप किया जाता है, नदियों में या और पानी की जो भी स्रोत है उनमें डंप किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी भी गंदा होते जा रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा है। अब हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि जो हमारा ये सब नुकसान जो कम से कम हो। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अब नया क्या आया इसमें बेटर वे में इन्वायरमेंटल स्टडीज की, जब लोगों ने इतनी रिसर्च करी, लोगों ने इतने सारे रिसर्चेस कंडक्ट करे कि अब बहुत सारी ऐसी चिमनीज आ गई है जो कि फैक्ट्रीज में लगती है, जो कि इस बेकार पॉल्यूशन वाले स्मोक को जो है कन्वर्ट करके जो है फिर जाके हवा में रिलीज कर दे, जिससे कि जो है जो भी ऐसे हवा में ऐसे कण है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हमारी जिंदगी के लिए, वो सब जो है किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो हमारे लिए नुकसानदेह ना रहे, उतने नुकसानदेह ना रहे। और ऐसे जो भी वेस्ट हम इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रहा है, उस वेस्ट को रीयूज करने के बहुत सारे तरीके ढूंढे गए हैं कि उसी वेस्ट को हम किसी और फॉर्म में यूज कर सके ताकि कुछ नई चीज हमारे लिए डेवलप हो जाए, वो पूरा का पूरा वेस्ट ना रहे। अगर सपोज कि आज एक फैक्ट्री है, उसमें से मान लो कि अगर डेली का जो अगर 100 kg जो है कोई वेस्ट डेवलप होता है, अब उस 100 kg वेस्ट को हम किसी और फॉर्म में जो चेंज करें, किसी और यूजफुल फॉर्म में लाए, जिससे कि वो 100 kg जो है कन्वर्ट होकर शायद से फिर वेस्ट सिर्फ 10 kg ही बचे। तो जो 90 kg हमने वेस्ट को जो है बचा लिया है। तो इस तरह से हमारे और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। बहुत सारे ऐसे इको फ्रेंडली तरीके निकाले गए हैं। आपको पता है प्लास्टिक बैन किया गया है, जिससे कि जो है जो प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट में जो नुकसान था उस चीज को हम वो नुकसान होने से हम अपने वातावरण को बचा सके। उसकी जगह हमारे लिए बहुत सारे इको फ्रेंडली तरीके ढूंढे गए हैं, इको फ्रेंडली बैग्स बनाए गए हैं, इको फ्रेंडली जूट का इस्तेमाल पे हमारे लिए जोर दिया गया है कि हम कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के फॉर्म में भी जो हमें सपोर्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को सुधारने में। बहुत सारे नए नए इनोवेटिव तरीके ऐसे ढूंढे गए। मेन हमारा फोकस रहा है कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लेके आए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे बायोस्फीयर, बायो की चीजें, हमारी लिविंग चीजों को जो है इफेक्ट ना करते हुए उन चीजों को बेटर वे में यूटिलाइज करें, ताकि हम जो भी ये प्लास्टिक वेस्ट या जो भी फिजिकल डैमेज हम अपने एनवायरनमेंट को कर रहे हैं वो कम से कम रिड्यूस हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो सके ताकि नुकसान कम से कम हो हमारा। नेक्स्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट ऐसी की जा रही है, ऐसे नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो है हमारे लिए प्लास्टिक को बैन किया गया, उसकी जगह हमारे लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट निकाले गए। ऐसी ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम से कम किया जाए। जो हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई है, जो कि स्पेशली सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो
तो इन गैसेस को जो कैसे हम अपने इन्वायरमेंट से रिड्यूस करें ताकि हमारी इन गैसेस का इफेक्ट कम रहे हमारे इन्वायरमेंट पे। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में रिसर्च कंडक्ट की जाती है और नए नए तरीके ऐसे ढूंढे जाते हैं कि जिससे इनका असर हमारी लाइफ पे जो है पॉजिटिव रहे, नेगेटिव असर हमारा कम से कम खत्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन एक रिसोर्स है और अगर ये रिसोर्स खत्म हो गया तो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कि ह्यूमन बींग्स का भी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रोल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ह्यूमंस की हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी जो हेल्थ है वो प्रॉपर हाइजीनिक हो, प्योर रहे, डिजीजेस ना हो, हमें एक हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी फूड खाए, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो भी बेकार चीजें जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है उन चीजों से हमारा सैनिटाइज होना भी बहुत जरूरी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज का। लास्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। हमारे ऐसे बहुत सारी जो है एनजीओज है हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जो कि हमारे इस इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में बहुत सारे ऐसे नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। इवन मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स आए हैं जो कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की ओर ध्यान देते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कि अभी भी अवेयरनेस नहीं है हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण को लेकर। तो मीडिया के थ्रू या ऐसे एनजीओ के थ्रू जो है ऐसी जगह पे भी जो है अवेयरनेस और नए नए सुझाव दिए जा रहे हैं। वहां से उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना जा रहा है और उनकी सुझाव भी दिए जा रहे हैं ताकि जो है हर एक इंसान को जो है हर एक दुनिया के हर एक कोने में जो है हम पर्यावरण के बारे में जो है अवेयरनेस फैला सके और जो भी प्रॉब्लम्स है उन चीजों से हम अपनी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। अब जो हम ये सब चीजें हमें पता चल गया कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने के हमारे क्या क्या फायदे हैं। तो अब जो हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, या हम जब भी इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम इससे क्या चीज सीखें। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने से हमारा जो भी हमारा रिलेशन है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, कि जो इंसानों का इंसानों के साथ है, इंसानों का जानवरों के साथ है, इंसानों का पेड़ पौधों के साथ है, इंसानों का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो भी रिलेशन है उस चीज के बारे में हमारी नॉलेज एनहांस करता है। उस चीज के बारे में हमें नई नई चीजें पता चलती है कि हम कैसे जो है और चीजों पे डिपेंड है, जो भी हम आपस में एक दूसरे में डिपेंडेड है, इस रिलेशनशिप को बेटर वे में कैसे एनहांस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हमें ऐसी स्किल्स डेवलप होती है हमारी जो कि हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। कि अगर हमें पता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की अगर प्रॉब्लम है तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है हमें ऐसी स्किल्स डेवलप होगी। हम मेंटली जो है उस चीज को सोच पाएंगे, उस लेवल पर सोच पाएंगे कि हम कैसे उन चीजों को ओवरकम करें, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। नेक्स्ट है कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी जो है नए नए तरीके ढूंढे हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, क्या उन चीजों से एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे प्रॉब्लम हमारी और ज्यादा बढ़ जा रही है या कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये भी हमारे लिए चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने नए नए तरीके तो ढूंढ लिए लेकिन वो तरीके कितने असरदार है, ये भी चेक होना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें भी हमारी जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ही पार्ट है कि हम जो भी हमने हमारे पास्ट स्टेप्स जो हमने जो भी काम किया है उन कामों से हमारे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नहीं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें हेल्प करती है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में, ताकि हम इन्वायरमेंट के प्रति और ज्यादा सचेत रहे और ज्यादा जागरूक रहे। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, या सबसे पहले कोशिश रहेगी हमारी कि प्रॉब्लम कम से कम हम इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगी। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारी चीजें हम जो भी कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े या कम से कम असर हो। अगर जो असर हो रहा है, कोई नेगेटिव असर हो रहा है, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के भी नए नए तरीके हम ढूंढे, हमें उतना रिस्पॉन्सिबल बनाए। ऐसा नहीं कि जो हमें पता है कि यार कोई एक प्रॉब्लम चल रही है और हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में हमें रिस्पॉन्सिबल भी रहना है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम तभी रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में, चीजों के बारे में हमें पता हो कि अगर हम किसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको नुकसान पहुंचाने से हमारे अपना ही कुछ नुकसान हो रहा है। तो अपना क्या नुकसान हो रहा है उस चीज के बारे में भी जब तक हमें पता नहीं होगा तो शायद हम कभी जो उस चीज के बारे में ध्यान से
या बेटर वे में हम उसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ये भी काम है कि वो हमें अवेयर करे हमारे इन्वायरमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि हम उस पर कोई वर्कआउट कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब जो प्राइमरी लेवल में, जो स्कूल में, अभी तक तो जो हमने बात करी वो थी जनरल लेवल पे हमारे लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि एज अ ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक प्राइमरी लेवल पे एक स्कूल में हम जब बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं तो ये क्यों सिखाना बच्चों के लिए जरूरी है, कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो क्यों सिखा रहे हैं, हम बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, या क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम उनको बेटर वे में ये सब चीजें सिखा सके। तो सबसे पहला हमारा बच्चों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का, हमारा उनके इसके बारे में अवेयर करने का सबसे मेन मोटिव है कि बच्चों को अवेयर करे, बच्चों का कंसर्न हम जगाए हमारे इन्वायरमेंट के बारे में और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, ताकि बच्चे जो नए नए ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में ध्यान दे, सोचे इन चीजों के बारे में। बच्चे इतने कमिटेड हो कि वो उस चीज, जो भी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उस चीज को कमिटेड रहे उस चीज में, और ताकि हमारा उसका रिजल्ट बेटर आए, कि बच्चे जो अवेयर रहे, कंसर्न रहे हमारे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसका सॉल्यूशन निकाले। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, फॉस्टर इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चा जो है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, नई नई चीजों के बारे में जानने की खुद क्यूरियोसिटी हो उसको। ताकि बच्चा अगर क्यूरियस होगा तो वो बहुत सारी नई नई चीजें अपने आप ही जो है डेवलप करेगा, अपने आप ही थिंकिंग उसकी डेवलप होगी, वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों के अंदर ये चीजें डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा क्यूरियस होगा उतने ही बेटर वो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा, उतने बेटर वो सॉल्यूशंस लेकर आएगा, उतने क्रिएटिवली उसका माइंड उतना क्रिएटिव रहेगा। अब जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि बच्चा चीजें सीखे, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉग्निशन इंप्रूव होता है, उनका मेंटल लेवल जो मेंटली वो चीजों को समझने की उनकी क्षमता सुधरती है, और साथ ही साथ उनकी साइको मोटर स्किल्स भी जो है डेवलप होती है। मतलब कि जो भी चीजें वो अपने लाइफ में कर रहे हैं उस चीज में उनका जो है क्या रोल है, क्या बेटर वे में वो उस चीज को कर रहे हैं, ये चीजें हम जो है डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो उनकी लैंग्वेज के थ्रू, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हम उनकी डेवलप करें, कि बच्चों को जैसे कि नेचर वॉक पर ले गए, उनको आसपास एनवायरनमेंट में क्या है, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो बच्चों को एक गार्डन में वॉक के लिए ले गए। अगर हम वेदर की बात कर रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण, क्लाइमेट की बात करें, तापमान की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है अलग अलग पूरे साल के अलग अलग दिनों में जो है उनको रियलाइज कराया जाए, उस चीज से रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चे को कराई जाए। जैसे बेसिकली क्या होता है, एक बच्चे को अगर हम सीजन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग मौसम के बारे में, कि सर्दी गर्मी इन सब चीजों के बारे में, तो सबसे बेसिक क्या होता है कि हम बच्चों को सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि भाई सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, बारिश में कैसे कपड़े पहनते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं हम कैसा खाना खाते हैं, कि गर्मियों में जो हम थोड़ा नॉर्मल ठंडा ठंडा खाना भी हम खा सकते हैं, जबकि सर्दियों में हमारी कोशिश रहती है हम गर्म से गर्म खाना खाएं, ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हीट भी हमारी बॉडी जो है डेवलप कर पाए, ताकि वो खाना भी जल्दी हम डाइजेस्ट कर पाए, बेटर हीट मिल सके बच्चों को। तो ये अलग अलग चीजें जिसके थ्रू हम बच्चों को जो है इन्वायरमेंट के बारे में जो चीजें सिखा रहे हैं। अब ये हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करा सकते हैं, रिकॉर्डिंग के थ्रू, चीजों के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए, डिफरेंशिएट करना, क्लासिफिकेशन, कंक्लूजन, ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, डिजाइन, फिक्शन, एस्टिमेशन, मेजरमेंट, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों को जो है एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें डेवलप करने में। तो ये सब अलग अलग तरीके से हम बच्चों को अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला है कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों पे जो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दिया जाए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि अगर सिर्फ बच्चा ये सारी चीजें हमारे वातावरण पर्यावरण के बारे में अगर बच्चा स्ट्रेस में ये सारी चीजें सीखेगा तो उस चीज का बच्चे पे कोई असर नहीं है, बच्चा एक मजबूरी के फॉर्म में उसको सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा जो है उसको अपनी खुशी से, अपनी उत्सुकता के साथ अगर वो चीजें सीखेगा तो वो बच्चे के साथ एक लाइफ लॉन्ग वो चीज रहेगी और बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा अपनी आने वाली जिंदगी में अपने इन्वायरमेंट को लेकर, वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी। बच्चे को ईवीएस के थ्रू जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करे, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे
और उसके बारे में बच्चे बातें करें आपस में, चाहे वो टीचर के साथ बात करें, बच्चे आपस में अपने दोस्तों से बात करें या अपने पेरेंट्स से बात करें, बच्चे उस चीज के बारे में बात करें। क्योंकि जितना बच्चा अपना बात करेगा, उनकी जो इंक्विजिटिवनेस है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और ज्यादा डेवलप होती है ये बात करने से किसी भी चीज के बारे में। तो यही कोशिश रहेगी कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें और उस चीज के बारे में बच्चे इंटरेक्ट और बात करें। अब हमारा जो सिलेबस है, एनसीईआरटी ने हमारे ईवीएस के सिलेबस को जो है 6 थीम्स में डिवाइड किया कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे इन 6 चीजों के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही हम बच्चों के बेसिक्स डेवलप करते जाएंगे तो आगे चल के बच्चा जो है बेटर चीजें समझेगा। तो इसमें सबसे पहली थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या है कि हमारे जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स, जितने भी लिविंग चीजें, उन चीजों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। जैसे कि इसमें हमारे जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, सारी लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी दूसरी थीम है फूड, कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो खाना क्यों जरूरी है, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, किस तरह का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना खाने से हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर, कि पानी का हमारी लाइफ में क्या रोल है, कहाँ से पानी आता है, कैसे हम पानी को प्योरीफाई करते हैं, पानी नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, पानी से रिलेटेड है। ये हमारी तीसरी थीम थी। चौथी थीम है हमारी शेल्टर, कि लोग कैसे घरों में रहते हैं, कैसे उनके घर बने होते हैं, घर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज से उनके घर बने होते हैं, पहले के टाइम पे घर कैसे बनते थे, आज के टाइम पे घर कैसे होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस चीज से होता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए घर को बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम शेल्टर टॉपिक में बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर अगला ट्रेवल, इसमें मेन फोकस होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, कि लोग पहले के टाइम पे ट्रेवल कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, कि जो पहिया है, पहिया कैसे आया, कि उसके बारे में लोगों ने कैसे कैसे जो अलग अलग, पहिए की भी एक अलग कहानी है कि पहले लोग पुराने जमाने में कैसे जो पहिए की जगह जो लकड़ी के डंडों को इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है गोल गोल चीजें बनानी शुरू, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है एनिमल्स को यूज करते हुए जो है अपनी वो कार्ट्स बनाई। उसके बाद उन्होंने जो है गाड़ियां, बाइक, स्कूटी, एरोप्लेन, ये सारी चीजों का फिर उसके बाद जाके बनाया गया। तो ये पूरा एक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारा एक प्रोग्रेस रही है, इस चीज के बारे में बच्चों को बताना, ये सब चीजें हमारा ट्रेवल टॉपिक में होता है। आखिरी हमारी थीम है थिंग्स वी डू। ये थीम हमारी कभी बच्चे को सेपरेटली नहीं पढ़ाई जाएगी। आप कभी भी किसी की भी ईवीएस की बुक अगर खोल के देखें तो कहीं भी कोई भी आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो कि थिंग्स वी डू से रिलेटेड हो। ये एक इंटीग्रेटेड थीम है, ये बाकी 5 थीम्स के अंदर ये रहती है। इस थीम में क्या है कि बच्चों को हैंड्स ऑन, इस थीम का मेन यूज ही है ये, इसीलिए थीम बनाई गई है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करे। जिसके अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा भी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बच्चा हर एक टॉपिक में करता है। अगर वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे भी कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराई जा सकती है कि बच्चे को बोला जा सकता है अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बच्चा एक्सप्लोर करे। या फिर अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग ग्रेन्स बच्चा कलेक्ट कर सकता है, उन चीजों के बारे में डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई करना, क्या कॉमन है, क्या डिफरेंसेस है, ये कहाँ से आया, उन चीजों के बारे में बच्चे रिसर्च करें। पानी की बात हो रही है तो पानी के सोर्सेज बच्चे एक्सप्लोर करें, या कुछ भी हम ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि हम करवा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये थिंग्स वी डू ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बाकी 5 थीम्स में इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलता है। तो integrated EVS has a goal of comprehensive development of individual social, physical and emotional needs। जो हम EVS पढ़ा रहे हैं इसका हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि वो जो भी इंसान है उसकी सोशल, फिजिकल और इमोशनल नीड्स को जो है कंप्लीट करे, उसकी नीड्स को पूरा फुलफिल करे। सोशल नीड्स क्या है कि अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। फिजिकल नीड है कि हमें सारी चीजें जो भी हमारे लाइफ को जीने के लिए, जैसे हमें घर की जरूरत पड़ती है, हमें खाने की जरूरत पड़ती है, पानी चाहिए हमें, ये हमारी नीड्स है, इन चीजों की हमारी पूर्ति हो। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें अवेयर करना। इमोशनल नीड्स की हम कैसे और चीजों के साथ कनेक्टेड है, कैसे हम इमोशनली हम इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे इन्वायरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमारा इनके साथ जो भी हमारा इंटरेक्शन रहता है उससे हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी इमोशनल नीड्स भी है ये। तो इन सब का तालमेल कैसे बैठता है, इन सब चीजों के बारे में भी ईवीएस के थ्रू ही हमें पता चलता है।
जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पर, तो हम स्कूल लेवल पर ये तो उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च करे बच्चे स्कूल लेवल से ही, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है कि एटलीस्ट जो हम ये 4-5 साल बच्चों को जो भी ईवीएस के बारे में सिखा रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, हम पर्यावरण के बारे में जो भी चीजें उनको बता रहे हैं, उससे उनके अंदर क्या क्या चीजें बच्चे सीखे। तो सबसे पहले तो है कि बच्चे जो है अच्छी आदतें सीखे, अपनी हाइजीन, अपने जो है अपने आप को साफ सुथरा रखने के बारे में बच्चा सीखे। बच्चों को जो है जो सबसे बेसिक जो फर्स्ट क्लास में, इवन उससे पहले ही नर्सरी केजी से ही बच्चों को जो है गुड हैबिट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है कि कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन कौन सी बेकार आदतें हैं, हमें कैसे अपने आप को साफ करना चाहिए, कि ताकि हमें जैसे नेल्स रेगुलरली कट करने चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, अपने दांतों को डेली ब्रश करना चाहिए, हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, इन चीजों के बारे में हमारा फोकस रहता है, ताकि बच्चा भी ये सारी चीजें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये सब चीजें सीखे। अगला है कि बच्चों के अंदर ऐसी स्किल्स आनी चाहिए जो कि आगे चल के जो भी टास्क दिया जाता है उसको बेटर वे में परफॉर्म कर सके। जैसे कि अगर बच्चे को हमने कोई भी टास्क दिया है कि उन्हें एक पेड़ उगाना है, तो पेड़ उगाने के लिए पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो पेड़ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कि पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो सनलाइट चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए, उन्हें सॉइल चाहिए, ये नेसेसरी चीजें हैं चाहिए। तो जो भी अब जैसे पेड़ भी उगाना, पौधा उगाना है, तो पौधा उगाने के लिए एक पर्टिकुलर वे में, जैसे कि हम मिट्टी को फैला देते हैं, देन थोड़ा सा सेंटर पे होल करते हैं, सेंटर पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, उस जगह पे हम जो है सीड को डालते हैं, देन उसे बाकी मिट्टी से कवर कर देते हैं, देन उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। प्रोसीजर है, ये हमारी एक स्किल है, बच्चे ने एक स्किल डेवलप करी कि उसे प्लांट उगाना आ गया। तो ये भी एक छोटी छोटी बेसिक स्किल्स है जो कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिखाई जाती है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोसीड करे और अपने बेटर वे में चीजों को कर सके। ईवीएस के थ्रू हम बच्चे को जो है सिंपल ग्राफ के बारे में उनको समझाते हैं, मैप की अंडरस्टैंडिंग बच्चों को होनी चाहिए, फ्लो चार्ट, स्टैटिस्टिकल टेबल्स वगैरह, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। जैसे कि बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में जब बच्चा होता है 5-6 साल का, उस टाइम पे बच्चों को जो है हमारी जो 4 दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस है, उनके बारे में हम उन्हें नॉलेज देते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा जो 6-7-8 साल का होता है, जब बच्चा 3rd-4th क्लास में आता है, तो उसे अलग अलग जो है उसको जो है मैप के बारे में बताया, इंडिया के बारे में बताया जाएगा कि अलग अलग स्टेट्स कौन सी है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट है, हम कहाँ रहते हैं, हम कौन सी स्टेट में रहते हैं, ये सारी चीजों की अवेयरनेस बच्चों के अंदर लाई जाती है। फिर धीरे धीरे करके बच्चों की लाइफ में जो फ्लो चार्ट, ग्राफ, बाकी सारी चीजों का भी इंट्रोडक्शन होता है। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि प्राइमरी लेवल में इन चीजों का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, बच्चों को इसकी बेसिक नॉलेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, ताकि वो अपने नेचर के बारे में जो है जानने के लिए क्यूरियस रहे। अगर वो क्यूरियस होंगे तभी वो आगे चल के जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बच्चे सोचेंगे। तो क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है बच्चे के माइंड में। नेक्स्ट है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी अच्छी करना, और उनके अंदर इनोवेटिव जो है क्वालिटीज, इनोवेटिव जो तरीके वो डेवलप कर सके कि वो इनोवेटिवली कैसे जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या जो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चे जो फेस कर रहे हैं उसको कैसे बेटर से बेटर तरीके से बच्चा वो चीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और चीजों को बेटर वे में ऑब्जर्व करे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही हम जो काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा चीजें जो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बेटर होती है। तो बच्चे की अगर ये बचपन से इनकलकेट की जाए ये सारी क्वालिटीज, तो बच्चा बेटर वे में आगे चल के इन चीजों को एनहांस कर सकता है और औरों के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स डेवलप कर सकता है। अब जो हमारा जो ईवीएस है, ये आपको पता है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलता है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है। आप जो भी बुक्स अगर आप देखते हैं, जो गवर्नमेंट ने या जो भी हमारा सीबीएसई के थ्रू भी जो भी हमारे बुक्स का प्रेफरेंस दी जाती है, वो हम एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर करते हैं हमेशा। जो एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी ने हमारा ईवीएस का करिकुलम जो डेवलप किया है, इसमें उन्होंने बताया कि जो हम ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स जो है बच्चों को पढ़ाए जाएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंडर। ये हमारा मतलब जो ईवीएस है, इसके अंदर साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट, ये तीनों चीजें
इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाई जाएगी बच्चों को। और फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए कोई भी बुक्स नहीं है, एनसीईआरटी ने भी कोई बुक्स नहीं बनाई इन क्लासेस के लिए। और इवन उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि इतने छोटे बच्चों के लिए जो है एक अलग सब्जेक्ट का बर्डन बिल्कुल गलत है, कि बच्चों को अलग से बर्डन नहीं होना चाहिए, कि ऑलरेडी वो बच्चे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं या जो भी 2 लैंग्वेजेस वो पढ़ते हैं प्लस मैथ्स वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम ईवीएस भी एक सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर उनके सामने इंट्रोड्यूस करें तो वो बच्चे के लिए एक बर्डन होगा। जैसे कि अभी हमने बात भी करी थी कि बच्चों के लिए ईवीएस कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चा उसे क्यूरियस होकर उस चीज के बारे में जाने। तो अगर बर्डन के फॉर्म में अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा उस चीज को कभी बेटर तरीके से सीख नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में सिखाया गया है कि बच्चों को जो लैंग्वेज के थ्रू, पोएम्स के थ्रू या मैथ्स के थ्रू जो ईवीएस के बारे में अवेयर करना। इसमें बच्चों की जो कोशिश ये की जाएगी बच्चों को जो है एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिले, अपनी बात को एक्सप्रेस करे, बच्चे एक्सप्लोर कर सके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और चीजों को कर करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग, जो कि हमारी आखिरी थीम थी कि थिंग्स वी डू, कि वो चीजों को कर करके जो सीखे। और इसीलिए जो बुक्स नहीं होनी चाहिए ये बोला गया है। और जो चैप्टर या जो भी हमारा कंटेंट है जो हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी अगर पढ़ा रहे हैं या फिर 3rd to 5th में तो बुक्स होती है, तो इन क्लासेस में भी जो भी हम पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम्पल्स हो वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि बच्चा जो है उस चीज से रिलेट कर पाए। जिसकी अगर हम बच्चों को जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बच्चे को सबसे पहले तो ये अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं सपोज, तो बच्चे को ये सबसे पहले बताया जाए कि जो है हर किसी के घर में आज के टाइम पे वाटर प्यूरिफायर यूज हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पानी जो है साफ नहीं होता, पानी में पॉल्यूशन है। तो वो उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट है कि अगर हम प्योर वाटर नहीं, प्यूरिफाइड वाटर अगर नहीं यूज करेंगे तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या रिजल्ट आएगा, और प्योर वाटर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है और किस वजह से जो है हमारा पानी जो है गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड अगर हम चीजों के थ्रू बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उस चीज को समझेगा। इंस्टेड कि अगर हम बच्चों को रैंडमली बता दें कि जो है बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हमें साफ पानी पीना चाहिए, तो इस चीज से बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के लेवल पे जाके चीजों को समझाना चाहिए। जो डेली वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन चीजों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कि बच्चा अपनी फैमिली में भी अगर देखता होगा कि उनके पेरेंट्स जो है पेट्रोल का जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, या पेट्रोल जो प्रॉपर हमारे पास जैसे इंडिया में पेट्रोल हमारे पास नहीं है, हम जो इंपोर्ट करते हैं और कंट्रीज से। तो ये सारी चीजों की इम्पोर्टेंस ये क्यों हो रहा है हमारे आसपास, या हमारे लिए ये इन चीजों की कमी क्यों हो जा रही है, ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों नहीं सबके लिए प्रॉपर पहुंच रहे हैं, कि क्या जो हम मिसयूज कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का। ये सारी चीजें बच्चों को इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जिसके रियल लाइफ इंसिडेंट्स बच्चों के लिए होने चाहिए, एवरीडे चैलेंजेस के बारे में बच्चों से बात होनी चाहिए, प्रेजेंट डे इश्यूज जो भी वो बच्चे या बच्चों की फैमिली में या उनके आसपास के लोग प्रेजेंटली जो इशू फेस कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, फ्यूल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स के बारे में। जैसे काफी एनिमल्स है जो कि जो है एक्सटिंक्ट हो गए, तो एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की कंजर्वेशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में हम बच्चों से बात करें, पॉल्यूशन के बारे में बात करें, बच्चों के लेवल पर हम ये सारी चीजें बात करें। ये नहीं कि हम हवा में बच्चों से कुछ भी बातें करते रहे, बच्चों को समझ में भी नहीं आया, बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे इन सब चीजों को अपनी लाइफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए जो चीजें बेटर और इजी रहनी चाहिए ताकि बच्चा उस चीज को आसानी से समझ सके, आसानी से बच्चे उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ईवीएस की बुक में जो है बच्चों के लिए प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो डिबेट कर सके किसी भी टॉपिक पर, जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के साथ बच्चे एंगेज रहे, बोरिंग ना हो वो टॉपिक, बच्चे रिलेट करते रहे और वो सेंसिटाइज हो उन चीजों को लेकर। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स को लेकर उनको सेंसिटाइज करना, प्लांट्स के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज करना, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। तो बुक्स पे हमारा फोकस रहेगा कि हम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में सब चीजें हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज ना हो, बच्चों के लेवल पर टू द पॉइंट बच्चों से बात की जाए, एग्जाम्पल्स इस तरह से हो कि बच्चा जो रिलेट कर पाए और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उन चीजों के बारे में बात करने के लिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी और वीडियो उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।